Hello to all. In this lecture, in math lectures, today's 6th class, in which we see the height and distance chapter. पिछले 5 वीडियो में हमने डिफरेंट टॉपिक कवर किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है, जो कि आपकी लास्ट टॉपिक होगी इस मैथ की क्लास की सीरीज़ में। थोड़े और वीडियो हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वीडियो बन नहीं पाई, तो ये आज की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद भी वीडियो आते रहेंगे जिसमें आपको स्किल टेस्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैथ की क्लास में आखिरी वीडियो जिसमें हमने हाइट एंड डिस्टेंस कवर करना है और देखना है इसके महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए हमें ये समझना है कि इसके जो भी सवाल आएंगे वो एक ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा। हमेशा उसमें एक ट्रायंगल का जिक्र रहेगा, एक त्रिभुज का जिक्र रहेगा जिसका एंगल एक हमें पता ही है, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र रहेगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का रहेगा और एंगल 90 डिग्री का रहेगा। और उसमें जो है ना, दो एंगल की बात होती है अक्सर, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात होती है। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला यहाँ पे है, और ये मान लीजिए कि कोई टावर है, तो टावर की इस हाइट को अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं हिंदी में। मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई खड़ा है और वो यहाँ से देख रहा है किसी बिल्डिंग की हाइट को। ये बिल्डिंग है AB, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इस बेस के साथ, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इलिवेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन बोलते हैं, उन्नयन कोण। और एक दूसरा कोण बन सकता है, जैसे आप मान लीजिए अपने घर की छत पे खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चीज़ नीचे बॉल रखी है, उसको आप देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और इस स्ट्रेट लाइन के साथ, मतलब इसके पैरेलल जो लाइन बन रही है उसके साथ ये जो कोण बनेगा थीटा, ये कहलाता है अवनमन कोण। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो दो एंगल की बात हमेशा आएगी जिनको आपको ध्यान रखना है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिस्पर्जन और एंगल ऑफ इंसिडेंस या एलिवेशन, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे एंगल को देखना है। एंगल देखने आ गया तो सवाल आपको लगाना आ ही जाएगा, इसके और कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा समझने को। बस ये याद रखना है हमें कि कौन सा एंगल इंसिडेंस कहलाता है, एलिवेशन कहलाता है, उन्नयन कौन आता है, कौन सा अवनमन कहलाता है। दो बातें समझनी है, जो ऊपर से देखा जाएगा वो अवनमन, जो नीचे से देखा जाएगा वो उन्नयन कोण। अब नीचे से देखने का क्या तात्पर्य, ये भी तो हो सकता है कि एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, मान लीजिए x दूरी है, और इस बिल्डिंग के आप टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी यही वाला कोण होगा, उन्नयन कोण। जब भी आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो वाला जो एंगल होता है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एलिवेशन को देख रहे हैं, हाइट को देख रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिस्पर्जन इसलिए क्योंकि आप नीचे देखते हो। अगर यहीं से अगर आप इधर देख रहे होते, इसकी फुट को, इसके पैर को देख रहे होते इस बिल्डिंग के, तो ये जो एंगल बनता है बीटा मान लीजिए इस एंगल को, तो ये जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। कोण देखने का तरीका में पता चल गया, सिंपली है, सिंपल चीज़ है। तो मैंने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी जिक्र आएगा तो एक ट्रायंगल का आएगा जो कि राइट एंगल होगा, और दो कोण की बात आएगी, या तो उन्नयन कोण या तो अवनमन कोण। अब देखिए सवाल, इसके क्वेश्चन जो है कैसे, क्वेश्चन सिंपल है। एक बिल्डिंग दी हुई है, एक बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग हो गया, इसकी हाइट दी हुई है 30 मीटर, 30 मीटर हाइट दी हुई है। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, एक फ्लैग, उसकी हाइट आपको बतलानी है, इसकी हाइट बतलानी है। कह रहा है कि एक आदमी इसकी इस ये जो बिल्डिंग है इसके फुट से कितनी दूरी पे है, ये दूरी कितनी भी हो, मान लीजिए D दूरी पे खड़ा है यहाँ से,
और ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो उन्नयन कोण है इस बिल्डिंग की हाइट का, वो है 30 डिग्री। और इस फ्लैग के जो पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का जो एलिवेशन है, हाईएस्ट पॉइंट का जो एलिवेशन है वो जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। एंगल 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस फ्लैग की हाइट बतलाइए, इस झंडे, जो झंडा इस बिल्डिंग के ऊपर लगा है, इसकी हाइट बतलाइए। सिंपल सा सवाल है। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रिगोनोमेट्री जो हमने अभी पढ़ा है पिछली क्लास में, उसका प्रयोग करके हम लोग सवाल को हल करेंगे। त्रिकोणमिति का कैसे करेंगे? अक्सर ऐसे सवालों में tan थीटा वाले फार्मूले लगते हैं। tan थीटा ये कहता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। ये हमें पता है कि tan थीटा बराबर अपन बेस होता है। तो tan थीटा जो परपेंडिकुलर पर बेस होता है, तो आप सिंपली क्या करिए कि इसकी हाइट मान लीजिए कि x है, इसकी हाइट मान लीजिए x है। अब इस ट्रायंगल में ये मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABC। इस त्रिभुज में, इस डिस्टेंस को भूल जाइए, त्रिभुज ABC, इसको D मान लीजिए, यहाँ पे D है। तो त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ट्रायंगल ABC में हमें एंगल पता है, हमें हाइट पता है, तो हमें ये बेस पता चल जाएगा, ना। कैसे? इस फार्मूले का यूज़ करके। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, हाइट अपान बेस। इसको हम ट्रायंगल क्यों मान रहे हैं? ये मोटी दीवार से आप मतलब दिक्कत नहीं करेंगे, इसको आप मानेंगे कि एक सीधी लाइन है, ठीक है, इसे घबराना नहीं है। तो ये सिंपल एक लाइन मानेंगे इसको, तो त्रिभुज ऐसे दिखेगा ना ABC, ठीक। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, तो हमें लंब पता है 30 और बेस हमें पता नहीं है, तो ये बेस हमने x मान लिया। x हमने पहले यहाँ से माना है, तो इसको कुछ और मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो x 30/y और tan 30 का मान हमें पता है, tan 30 का मान हमें पता है कि 1/√3 होता है। तो अब यहाँ से हम y निकाल लेंगे, y इसका तो आ जाएगा 30√3। मतलब इसका मान जो आ गया वो आ गया 30√3 मीटर, क्योंकि मीटर है तो मीटर। ये y निकल गया। अब आप देखेंगे D, B और C में, ये किस में, इसकी किस में बात हुई? ये बोलते हैं त्रिभुज ABC में। अब आपको ऐसे ही देखना है त्रिभुज DBC में। सिंपली DBC में जब हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि ये एंगल tan 45 डिग्री, मतलब tan थीटा इक्वल टू होता है ना हाइट अपन, tan थीटा इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब अब कितना दिख रहा है? पूरा लंब दिख रहा है 30 + x, और बेस कितना दिख रहा है? 30√3। और tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? टोटल एंगल कितना दिख रहा है? 45। tan 40 बराबर 30 + x अपन 30√3। और tan 45 का मान अगर आप टेबल से देखेंगे, जो टेबल बनवाया गया था, तो उसमें था tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1। तो 1 = हो जाएगा 30 + x अपान 30√3। तो ये वैल्यू क्या निकलेगी? 30 + x = 30√3। तो x = 30√3 - 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 0.73 1, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 × 3 तितली का 9 3 × 7 21 21.93, यानी कि इसकी जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 21.93 मीटर। सही है। 30 टेक का मान √3 - 1, 1.73 में से 1 घटेगा तो 0.73 में 30 से गुणा करेंगे, मतलब 73 में 17, ठीक है, 21.93 मीटर। इस तरह से सिंपली इस सवाल को कर सकते हैं अगर फ्लैग की हाइट पूछी जाए तो। हाइट एंड डिस्टेंस में हमने देख लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था। कई बार ना सवाल की जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझना पड़ता है एग्ज़ाम में कि क्या पूछ रहा है।
तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप वो समझें कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एक सवाल है कि एक ब्रिज है ए और बी, ये एक क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये एक ऐसे ब्रिज है, ब्रिज ठीक है, और इसके नीचे से मान लीजिए ऐसे नदी फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है जिसकी चौड़ाई कुछ होगी, इसका 2 एंड होगा ना नदी की। इस ब्रिज के किसी पॉइंट से, इस ब्रिज के किसी पॉइंट से जो बैंक के किनारे, मतलब जो रिवर के जो किनारे हैं, जो नदी जो बह रही है उसका जो किनारा होगा, दोनों तरफ कोई भी नदी बहती है तो एक किनारा है कि ये किनारा, दोनों तरफ किनारे होते हैं। तो इस ब्रिज के किसी पॉइंट से इन किनारों का जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन मतलब अवनमन कोण है, वो दिया हुआ है। मान लीजिए इधर किनारा है और इधर किनारा है। तो मैंने बताया था कि हमेशा पैरेलल लाइन के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं और उससे एंगल दिखता है। तो ये पैरेलल दिख ही रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्जन होगा। और ये दिया हुआ है कि दिया हुआ है ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। और कह रहा है कि ये जो ब्रिज बनी हुई है नदी के ऊपर, एक नदी ऐसे बह रही है, उसके ऊपर ऐसे ब्रिज बना हुआ है, तो इस नदी का जो सरफेस है, उस सरफेस से इस ब्रिज की जो ऊंचाई है, मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस मान लेते हैं ब्रिज नदी की, और ये ब्रिज की ऊंचाई है जिसके ऊपर से हम लोग जाते हैं, ये जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई बताइए, नदी की चौड़ाई कितनी है। तो इस हाइट से हमें ये पता चल जाएगा, देखिए जब ये हाइट है और जब इसको मिलाएंगे हम लोग, जब इसको मिलाएंगे तो दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगेंगे, दो समकोण त्रिभुज दिखने लगेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। मैं इस पॉइंट को अगर M नाम दूँ, इसको A नाम दूँ, इसको B नाम दूँ, इसको C नाम दूँ, तब देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहे होंगे AMB, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ABM, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 अंश का कोण बन रहा है B पे, और MBC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब नदी की चौड़ाई हमें पता नहीं है, यानी कि सिंपल हमें AB की लंबाई मिल जाए और BC की लंबाई मिल जाए, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये रिवर की जो टोटल चौड़ाई है, टोटल चौड़ाई है वो पता चल जाएगी। दोनों को जोड़ने पे AB + BC इज द विड्थ ऑफ द रिवर। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें अगर ये एंगल पता है 30, तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 पैरेलल लाइन and 1 line is crossing this, cutting this 2 parallel line, then the angle of internal angle will be equal, मतलब अंतः एकांता कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बराबर होते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांता कोण बराबर होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो 30 अगर ये है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ऐसे ही दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अब ये 3 मीटर दिया है तो ये पता कर लेंगे किससे, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज देखिए हम लोग त्रिभुज किसमें देख रहे हैं, AMB में इन ट्रायंगल AMB। अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो इसको हटा लीजिए, ये नदी जो है इस नदी को यहाँ से हटा दीजिए। तो ये जब नदी हट जाएगा यहाँ से तो ये सिंपली ऐसे दिखेगा। ये जो मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, ये नदी का सरफेस है और ये चौड़ाई है नदी की, ये टोटल जो है विड्थ है, ये जो है नदी की चौड़ाई है AC। नदी इतनी चौड़ी है, यहाँ पे भी पॉइंट है, ये कोण 90 था, ये कोण 90 है, ये 3 मीटर है, और ये जो AB की लंबाई है अब हम निकालना है, तो हम ट्रायंगल देख रहे हैं AMB में। सिंपली देखिए AMB में ये कोण अभी मैंने बताया अंतः एकांता कोण से 30 होगा, और ये कोण मैंने बताया अंतः एकांता कोण से 45 होगा। ठीक है,
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, मतलब एम बी बटा लंबाई है ना इसके लिए, और आधार क्या है ए बी। ठीक, हमें ए बी ही निकालना है। और tan थीटा, थीटा की जगह रख देंगे tan 30, थीटा की जगह पे एम बी की जगह पर 3 मीटर दिया तो 3, और ए बी की जगह पे ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा tan 30, 3 बटा tan 30, और tan 30 का मान हमें पता है कि 1/√3 होता है। तो यहाँ पर जब रखेंगे 3 बटा 1/√3, तो ये √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3, यानी कि इतने की लंबाई हमें पता चल गई 3√3 है, ए से लेके बी तक। अब हमें बी सी निकालना है, तो फिर एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एम बी सी। ट्रायंगल एम बी सी में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर, देखिए ये थीटा लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये लंब ये आधार, tan थीटा बराबर होगा एम बी बटा बी सी। और थीटा क्या दिया है 45, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर 45 बराबर एम बी की हाइट दी हुई है 3 और बी सी में निकालना ही है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 1, tan 45 का मान 1 होता है, ये इधर जाएगा बी सी इधर आएगा, तो बी सी का मान हो गया 3 मीटर। तो बी सी हो गया 3 मीटर, और टोटल जो रिवर की जो विड्थ होगी, टोटल विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। कुल रिवर की कुल चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, ए बी और बी सी के योग के बराबर होगा, ए बी और बी सी के सम के बराबर। तो ए बी और बी सी के सम के बराबर होगा, तो ए बी निकला 3√3, बी सी निकला 3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 + 1, 3 ये का काम करेंगे तो। और इसकी वैल्यू जो होती है आपको पता होना चाहिए, √3 की वैल्यू होती है 1.71, तो 1.71 ये 2.71, 2.71 में 3 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 2.71, 7.23 मीटर जो होगी वो होगी रिवर की चौड़ाई। इस तरह से आप सिंपल सवाल को कर सकते हैं, या आंसर अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में ही आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ है नहीं तो ऐसे सिंपल सवाल आएंगे एग्जाम में, आप कर लेंगे इसके सवाल। तो हाइट ही निकालना है इसमें, मैक्सिमम केस में हाइट निकालनी होती है, हाइट वाला सवाल मैंने करा है। एक और सवाल जो अनुमान कोण से हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, वैसे सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो बिल्डिंग है आपस आमने सामने दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है ए बी, एक बिल्डिंग है सी डी। मान लीजिए दो बिल्डिंग है ए बी और सी डी, ये दिक्कत ये बी। और यहाँ से सी पे एक बंदा खड़ा है जो कि देख रहा है इसके टॉप को, और ये यहाँ से देख रहा है और कह रहा है कि जो अवनमन कोण है ये बना रहा है। अवनमन कोण का सवाल अभी हम लोग किए थे, रिवर वाला भी अवनमन कोण का ही सवाल था, ये भी अवनमन कोण का सवाल है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से। तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है सी पे और वो देख रहा है ए को, और वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मुझे दिख रहा है, मतलब अवनमन कोण जो दिख रहा है वो 45 डिग्री है यहाँ से, और यहीं से वो देख रहा है तो इसके बी पॉइंट को अगर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसको दिख रहा है वो 60 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि ए बी की हाइट कितनी है। ए बी की हाइट कितनी है ये आपको बतलाना है। तो कैसे बतलाएंगे, देखिए अगर ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45 होगा हमेशा। अगर कोई भी त्रिभुज दिखे राइट एंगल ट्रायंगल और उसमें ऊपर वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45, अगर ये 60 है पूरा तो इधर जो कोण बन रहा होगा ये भी 60 हो जाएगा। हो गया,
अब देखिए, आप ले लीजिए tan इस त्रिभुज में, ये C, यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए M है, तो ट्रायंगल CAM में, CAM में, त्रिभुज CAM में, हम इसमें ले रहे हैं CAM में, tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है CM, आधार कितना है बेस AM। ठीक, हमें चाहिए क्या यहाँ पे CM और CD, ये दोनों चाहिए। जब हम लोग CD में से CM को घटा देंगे तो हमें तभी तो ये भी मिलेगा। इस पूरे हाइट में से अगर इस हाइट को घटा देंगे CM को, तो ये हाइट मिल जाएगा, और यही हाइट इधर भी दिख रहा है, तो अगर ये हाइट मिल जाएगी तो ये हाइट भी मिल जाएगा। तो tan 45 बराबर हमने इस त्रिभुज में लगाया, tan 45 बराबर लंब बटा आधार, तो हमें मिल गया। और ये दूरी दी हुई होगी, नहीं तो सवाल बनेगा नहीं। ये दूरी मान लीजिए कि 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो tan 45 CM बटा AM, तो हमें मिल गया यहाँ से CM क्या हो गया, CM बराबर AM गुणे tan 45। हमें पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, और AM की वैल्यू दी हुई है 3, तो 3 गुणे 1, तो ये CM हो गया 3, हमें मिल गया ना, CM मिल गया, ये 3 मिल गया। अब एक बार और क्या करेंगे आप, त्रिभुज CBD में, बड़े वाले त्रिभुज में लगा देंगे। इस त्रिभुज में, इन दिस ट्रायंगल, इफ यू टेक दिस एंगल, देन tan θ इक्वल टू tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब tan 60 इक्वल टू क्या होगा, tan 60 इक्वल टू लंब CD डिवाइडेड बाई BD, CD डिवाइडेड बाई BD। tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। CD की जो वैल्यू है वो दिख रहा है, CD की वैल्यू है, नहीं दिख रहा है तो CD लिख देंगे, और BD की वैल्यू जो है वो दिख रही है हमें 3 मीटर। तो CD का जो मान निकलेगा यहाँ से, वो निकलेगा 3√3 मीटर। तो देखिए, हमें CD की हाइट मिल गई और CM की हाइट मिल गई, और हमें MD की हाइट निकालनी है। तो MD का हाइट कैसे निकलेगा, MD बराबर CM CD माइनस CM। CD में से CM को घटा दिए तो MD निकल गया। CD हमने निकाल लिया था कितना, 3√3, CM निकाल लिया था 3, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का मान कर लेंगे, √3 - 1 यानी कि 0.71, और इसका गुणा कर देंगे तो 2.13 मीटर हो जाएगा इसकी हाइट। और जो MD की हाइट होगी वही AB की हाइट होगी, देख रहे हैं हम। तो AB की हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.13 मीटर। इस तरह से अगर सवाल आए तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो लगभग हमने देखा तीनों सवालों में हमने दो त्रिभुज को डिस्कस किया हर बार। तो लगभग जो, अगर आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल, तो उसमें अक्सर दो त्रिभुज को डील करके, दो ट्रायंगल को डील करके, और tan की वैल्यू लगा के अक्सर, क्योंकि tan इज रिलेटेड विद हाइट एंड बेस, तो मैक्सिमम टाइम जो है tan का भी फार्मूला यूज होता है, साइन और कास का भी यूज होता है। जब साइन और कास का होगा, मतलब अगर ये मान लीजिए लैटेंट हाइट दिया होता है इस केस में, ये वाली ये जो त्रिज्या लंबाई ये दी होता, तो यहाँ पे हम लोग किससे डील कर रहे होते हैं, साइन से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए और ये दिया हुआ था, तो साइन 45 का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं और फिर डील करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको दिखे उसके साथ फार्मूला लगाएंगे साइन, कॉस और tan का, और सवाल को आप हल करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सिंपल सवाल हैं जो कि आप कर सकते हैं। कुछ सवाल मैं दे सकता हूँ आपको करने के लिए, जो कर सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये लंबाई मान लीजिए 20 मीटर है,
तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। मान लीजिए हाइट ऑफ द टावर h है, तो h की वैल्यू निकालनी है आपको, और विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब ये वाली जो हाइट है w, ये w की वैल्यू निकालनी है। बस इतनी जानकारी दी हुई है और इससे आपको हाइट और विड्थ निकालनी है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सवाल जो हो सके एग्जाम में पूछा जा सके। मान लीजिए ये ट्रेंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये वाली लंबाई, ये त्रिभुज है ABC, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको बतलाना है ये हाइट ऑफ द पोल क्या है। यहाँ पे h की वैल्यू बतलानी है। सिंपल सवाल है, इसमें तो एक फार्मूला लगाएंगे, इसमें हो सके कि दो फार्मूला दो बार आपको ट्रेंगल डील करना पड़े, तो अकॉर्डिंगली आप करके इसके आंसर बतला दें। अब देखिए कुछ सिंपल सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल सवाल, जैसे 40 × 30 + 30 - 20, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस इज ओवर। हम अब कुछ जनरल क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्टेज फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन। तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं इसको, आपको पता ही होगा काको पहले की जितना पूछे तो पूरा को दियो घटा। ये रूल है, एक इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो बोर्ड मास पढ़े होंगे कि बोर्ड मास के रूल से क्वेश्चन को करते हैं। तो बोर्ड मास का रूल लग जाता है, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फिर ऑफ अगर आता है तो ऑफ, देखिए पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का के की जो रहता है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास का रूल है, इससे सिंपली सवाल को किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो डी और ओ दिख नहीं रहा है, तो डी डिवीज़न दिख रहा है, डिवीज़न भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो फिर एडिशन कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1210। तो 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन दिया रहेगा, उसको टिक कर देंगे। एक तो सवाल ये हो गया बोर्ड मास रूल से, ठीक है। मतलब पहले ब्रैकेट को करना है सॉल्व, फिर का के की जो आता है उसको, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस रूल से सवाल आते हैं। दूसरा सवाल जो इसमें देख लेना जनरल सवाल में, वो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि x + 1/x = 3। मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे पूछ ले कि x² + 1/x² का मान बतलाइए, क्या होगा। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना कि a + b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला हमने पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये पढ़े होंगे फार्मूला आप लोग, माइनस वाला भी पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ऐसे सवाल डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं, मतलब ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको नहीं आना चाहिए एग्जाम से पहले, तो समझ लीजिए। मतलब अगर ऐसे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये वाला अगर फार्मूला हम लोग लगाएंगे a² + b², तो देखिए अगर हम x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x बनेगा। x जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा जो क्या, वो बचेगा x² + 1/x² + 2, ठीक। और x + 1/x का मान दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 3, यहाँ पर रख देंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 = x² + 1/x² + 2 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा x² + 1/x²
इक्वल टू 7। देखिए अगर 2 को इधर ले आएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होता है वैल्यू जी 7। तो अब इसको याद रख लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। -2 ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमेशा 2 आता है, x हमेशा 1/x से कट जाता है। तो हमेशा अगर ये कट जाएगा तो 2 ही आएगा, तो हमेशा क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है, तो x प्लस 1/x² करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, मतलब इसका स्क्वायर करिए उसमें से 2 घटा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से 2 गए 7 इज द आंसर। इसी को थोड़ा सा और वैसे कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दी है और आपसे पूछ लिया जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2, इतनी ही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी चेक कर लीजिए। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू ये और ये कट के फिर 2 आएगा, तो -2 ही करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए भी यही फार्मूला चलेगा। तो अगर स्क्वायर दिया है पावर 4 पूछ रहा है तो ऐसा होगा। तो सिंपली आपको ऐसे सवालों के लिए रणनीति ये है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए, तो आप सिंपली कहेंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसमें से 2 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीके से। ये सवाल पूछे गए थे एग्जाम में। और एक जो सबसे सिंपल चीज़ है वो है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ट्रेन वाले सवाल, कि मान लीजिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लीजिए कुछ 20 मीटर के आसपास है, से ज़्यादा ही होती है, तो 30 मीटर मान लीजिए, और ये जो है एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म पे आ रही है उसकी लंबाई मान लीजिए कि 1 मीटर है, ठीक, 100 मीटर मान लीजिए, प्लेटफॉर्म यूजुअली लंबे होते हैं। तो 30 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है, और इसकी स्पीड दे देता है कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। तो बताइए कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है। एक ये सवाल, और एक इसमें एक और सवाल होता है कि 2 ट्रेन चला दिया जाए और दोनों ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, चाहे सेम कर दी जाए, दोनों की स्पीड दे दी जाए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, उसकी लंबाई 40 मीटर है, बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ये 2 सवाल ऐसे बन सकते हैं। इसमें 2 सवाल क्या मतलब दोनों को एक डायरेक्शन में चला के एक और सवाल बनाया जा सकता है 3। पहले इसको देख लेते हैं, ये तो रुका हुआ है, तो सिंपल बात है कि अब जब यहाँ से चलेगा, यहाँ जब ट्रेन आएगी इसका तो मुख्य यहाँ पे होगा, और यहाँ तक जब तक यहाँ तक ना आ जाए इसका पिछला भाग, तब तक ये पार कहलाएगा नहीं। यानी कि लंबाई जो है 100 मीटर के साथ साथ ये 30 मीटर बढ़ने वाली है। जब भी किसी चीज़ की बात होती है ना पार करने की, तो उस लंबाई को हम लोग ऐड कर देते हैं सिंपली। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो इसमें लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे, और जो टाइम निकालना होगा, टाइम जो होता है समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4 मतलब डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड हमें पता ही है। डिस्टेंस कैसे पता है? ये दूरी और ये दूरी के जोड़ के पता चले कि 130 है, 30 मीटर ये और 100 मीटर ये, और इसका जो स्पीड है वो दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर हावर। तो आपको पता होगा कि 30 किलोमीटर हावर को कैसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है 5/18 से, मल्टीप्लिकेशन करना है 5/18 से गिवन वैल्यू में।
मतलब इसमें करना है गुणा, इसमें कर देंगे 5/18 से तो ये मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा। और अगर मीटर पर सेकेंड दिया है तो इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिलहाल यहाँ पे जो केस है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर से, उसमें मीटर पर सेकेंड बदलना है तो हम 5/18 से इसमें गुणा करेंगे तो ये सिंपली 50/6 हो जाएगा। 50/6 जो भी निकला ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 50/6 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 6/5 हो जाएगा, मतलब 1.2 सेकेंड। इतने में ये जो है ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। सिंपल सा सवाल है। जब भी पार करने वाला सवाल आएगा आपको डिस्टेंस जो है तो भी दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए। अगर आप खड़े होते हैं यहाँ पे और आपको पार करने में कितना समय लगा तो आपके पास तो कोई लंबाई है नहीं, तो आपकी लंबाई 0, तो सिंपली 30 मीटर पर सेकेंड ये दूरी और जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में लगे है ना। देखिए डेटा अलग अलग है तो उसको एक में बदलना पड़ता है। तो अगर ये मीटर है तो उसको किलोमीटर बदल के डायरेक्ट रख दीजिए, ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए और तब रखिए। तो जब मीटर पर सेकेंड 50/6 तो 30 में सिंपली आप 50/6 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आ जाता है 180 डिवाइडेड बाई 30 तो आपको 6। ठीक, अप्रॉक्स जो भी आंसर आता है 30 डिवाइडेड बाई 50/6 तो 18/5 लगभग 3 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, मान लीजिए एक ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है, दोनों की लंबाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है, दोनों की स्पीड दी हुई है। पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों की डिस्टेंस जो होती है, दोनों की जो लंबाई है एक दूसरे के पार ऐसे दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। मैंने बताया अभी कभी भी लंबाई का पार करने की बात आती है तो लंबाई को जोड़ देते हैं, लेंथ को जोड़ देते हैं। 40 और 30 70 हो जाएगा। अब बात आती है स्पीड की कि स्पीड कितनी लेनी है। ये तो 30 से आ रहा है, ये 40 से लेना है। तो इसके एक फंडा सिंपल सा रूल है कि स्पीड जो होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, मतलब कोई भी गाड़ी आ रही है तो स्पीडों को जोड़ देते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आप याद रखेंगे कि अगर अपोजिट है तो ऐड करना है और अगर सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। OASS। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, उल्टा है एक दूसरे के, तो ऐड कर दो स्पीड। 40 और 30 जो है 70 हो जाएगा और 5/18 जरूर करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड बनाना है और ये तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा है, तो 5/18। तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड में वो 18/5 आएगा, 3.6 सेकेंड। ठीक। और अगर एक डायरेक्शन में चलती, मान लीजिए कि इसकी डायरेक्शन हम पलट के इधर कर दें, दोनों सेम डायरेक्शन में चला दें और पार करने का समय पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 40 में से 30 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर आप निकालते तो 70 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5/80 करते हैं तो ये जो होता 136/5 बनता। तो जितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लेंगे पार करने में। जब सेम डायरेक्शन चलेंगे ना तो जल्दी पार तो होने नहीं देगा, धीरे 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 अपनी गति बढ़ाएगी और पार करेगी, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो 136/5 की वैल्यू निकालेंगे, 17 6 5 5 7 5 12 17 6 5 7 7 5 12 126/5। और ये जब डिवाइड होगा तो 5 दूनी का 10, 2 और 6 5 5 25 5 दूनी 10। देखिए अब उसी ट्रेन को पार करने में 25.2 सेकेंड लग जाएंगे, जबकि यहाँ पे 3.6 सेकेंड भी लग रहा था। अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो जल्दी ट्रेन पास हो जाती। देखे भी होंगे आप ट्रेन में जब भ्रमण किए होंगे तो सेम डायरेक्शन में अगर 2 ट्रेन चलने लगे तो अगर एक की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है दूसरे से तो बहुत टाइम लगेगा। अगर सेम स्पीड से है तो कभी पार ही नहीं करेंगी, जो डिस्टेंस वो मेंटेन रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो कुछ सवाल थे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने बताया, इसकी मदद से आप जो है एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो 22 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आने वाले, सिंपली अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो 50 क्वेश्चन कर सकते हैं।
और 20 क्वेश्चन जो हैं आपके रेस्ट जो कि साइंस से पूछे जाते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो के भी आ जाते हैं कभी कभी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं आपको पता ही होगा, क्लास 10 तो मैंने बताया था एक वीडियो में, क्लास 10 तक की आती है। तो उसमें सिंपली अगर आप 5-10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप 25 क्वेश्चन कर चुके होते हैं, और 25 क्वेश्चन से आप इजीली कटअप को पार कर सकते हैं। ईजी टास्क है स्टेज 1 के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो जो भी फोकस है आपका स्टेज 2 पे रखें, और स्टेज 2 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, 20 के अप्रॉक्स सही अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं, और कुछ जीके क्वेश्चन हैं जो कि आप कर ही लेंगे सॉल्व, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन उसमें भी हो जाएंगे सर, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को मतलब स्टेज फर्स्ट को पार कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। आगे जो है वीडियो जो है स्किल टेस्ट पे बेस्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह पे अपलोड होते रहेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ। आपको समय समय पे उचित जानकारी मिलेगी NRB के बारे में। धन्यवाद।